हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की कहानी ऐसे एलियंस की है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके मेरे न्यू वीडियो में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की कहानी ऐसे एलियंस की है जो कि बड़े ही खतरनाक थे। वो इंसानों को मार करके इंसान के खून से ऐसे पौधे बना रहे थे जो कि बहुत ही बड़े और जहरीले होते थे। वो इंसानों को मार रहे थे, हर तरफ तबाही का मंजर था। कहानी की शुरुआत में हमें रे नाम की एक बीवी दिखाई जाती है। उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था। रे का बेटा उससे नफरत करता था और उसकी बेटी उससे बहुत ही प्यार किया करती थी। और जब उसकी बीवी उसका छोड़ करके वहाँ से जा चुकी थी तो अब उसे ही अपने बच्चों का ख्याल रखना था। रे का बेटा जो कि टीवी में खबरें सुनता है, वो कई जगह पे तूफान और रेनफॉल की खबरें सुनता है। और जब वो खाना लेकर के वापस आता है तब उसकी बेटी उसे बताती है कि उसका बेटा यहाँ पे नहीं है, वो बल्कि गाड़ी लेकर के कहीं पे गया हुआ है। और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वो तुरंत बाहर जा कर के देखता है, अपने बेटों को ढूंढने की कोशिश करता है। वो जा कर के देखता है कि हर जगह हर लोग बस आसमान की ओर ही देखे जा रहे थे। वहाँ सड़क को बीचों बीच कोई चीज़ आकर के गिरती है, जैसे कि हर तरफ धुआं उठने लगता है और हर जगह बस हवा ही चलना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ अपनी बेटी के साथ देख रहा था। और अचानक से हवाएं रुक करके शहर पे बिजली गिरना शुरू हो जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर के घर के अंदर जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर के घर जाता है और अंदर जा कर के छुप जाता है। और कुछ देर के बाद वहाँ पे बिजली कड़कना बंद हो जा आती थी है। और बिजली कड़कना बंद होने के बाद सारी चीज़ें जैसे ही नॉर्मल होती है वैसे ही वहाँ पे रखी सारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें चलना बंद हो जाती है, पूरी तरह से बेकार हो जाती है। उस बिजली की वजह से रोड पे चलने वाली सारी गाड़ियाँ ख़राब हो की गई थी। वो सभी गाड़ियाँ वहीं पे रुकी हुई थी। रेक को अब उसका बेटा भी नज़र आता है। वो उसके पास जाता है फिर और अपनी बेटी के पास जाने को कहते हैं ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके। और वो खुद ही फिर शहर की ओर चला जाता है और ये बात पता करने की कोशिश करता है कि आखिर शहर में ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी फिर वो एक जगह आप जा कर के पहुँच जाते हैं जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हुए थे, जहाँ पे ज़मीन में एक बहुत ही अजीब सा गड्ढा था जो कि हाथ लगाने पे ठंड बहुत ही ज़्यादा ठंड आती था। और थोड़ी देर बाद ज़मीन में फिर कुछ और सी चीज़ें होने लगती है। वो लोग घबरा गए थे क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूटने लग रही थी, उनमें दरारें आ रही थी और इसलिए लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि अब उनकी बिल्डिंग्स भी टूट रही थी। और अचानक से ज़मीन भी टूटने लगती है। वो गड्ढा बहुत ही तेज़ी से बड़ा होते जाता है। वो इतना बड़ा होते जाता है कि अगल बगल की जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सभी उसके अंदर जाने लगते। सारे लोग घबरा करके वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद भी पता चलता है कि गड्ढे में कोई तो था, क्योंकि गड्ढे से कोई गाड़ियों को बाहर की ओर फेंका जा आ रहा था। और फिर उस गड्ढे से निकलता है बहुत बड़ा एलियन जो कि बहुत ही बड़ा खतरनाक था और वो आसमान में भी उड़ सकता था। और वो बाहर निकलते ही सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। वो अपनी लेज़र लाइट से सब के ऊपर हमला करता है। जो लेज़र लाइट किसी को भी लगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और किसी किसी की जान भी चली जाती है। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे। वो लोग दौड़ते हुए इधर उधर भाग रहे थे। और ये तो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ से बचते हुए वे भाग करके अपने घर की ओर पहुँच जाते हैं और अपने घर के अंदर जाता है। और फिर वो जब अपने बच्चों के पास जाता है तो वो लोग उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। फिर वो घर का सारा ज़रूरी सामान, खाने पीने की चीज़ें और पैसे जैसी चीज़ों को लेकर के फिर अपने बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकलता है दूसरी सेफ जगह जाने के लिए। ये अपने बच्चों को बचा करके किसी महफूज जगह में ले जाना चाहता था और इसलिए वो अपने बच्चों को बैठा करके गाड़ी में बैठा देता है और गाड़ी के सीट पर खुद भी बैठ करके गाड़ी को चलाने लगता है। तभी वहाँ पे उसका एक दोस्त भी आ चुका हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पे वो बड़ा सा एलियन आ चुका था जो कि हर तरफ तबाही मचा रहा था, जो कि उसी भी लेज़र लाइट से ख़त्म कर देता है। रे तेज़ी से गाड़ी चला करके अपने बच्चों को भी अपने वाइफ के घर आ जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। लेकिन वहाँ पे उसकी वाइफ नहीं हो चुकी है क्योंकि वो अपने मॉम के यहाँ जा चुकी थी। लेकिन फिर भी रे अपने बच्चों के साथ वहीं पे रुकता है।
वो वहाँ पे अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाता है, लेकिन उनके बच्चों को भूख नहीं लगी भी रहती थी है, लेकिन वो लोग फिर भी थोड़ा सा खा करके फिर अपने रूम में सोने के लिए चले आते हैं। रे भी अपने कमरे में जाता है और अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक को भी अपने पास ही रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे घर में ज़ोरों से आवाज़ें आने लगी थी। खिड़की टूट कर के आग निकलने लगा था। जो रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर के दूसरे कमरे में चला जाता है, यानी कि पीछे वाले कमरे में जहाँ पे आग नहीं आ रही थी। सुबह को ये लोग जब वापस अपने से घर के दूसरे साइड में आते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेन था जो कि तबाह हो चुका था और ये सब कुछ भी उसी एलियन ने किया था। जब वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर आती है तब वो उससे बताती है कि ये वो सारे एलियन बिजली की स्पीड से अर्थ प्लैनेट पे आए हैं और वो लोग हर एक चीज़ को तबाह करते हुए जा रहे हैं और अब तो उनकी संख्या भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और वो लोगों के पास बहुत ही ख़ास खबर है और इसलिए हमारी आर्मी भी उसके मुकाबला नहीं कर पा रही। हमारी आर्मी जो कुछ भी हमला करती है वो एलियन उसे बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लेता है। ये सुन कर के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर के गाड़ी में बैठाता है और शहर से दूर तरफ जाने लगता है। वो जाते हुए देखता है कि वहाँ पे आर्मी की एक टुकड़ी शहर के अंदर की ओर आ रही थी। वो अपनी गाड़ी को लेकर के शहर के दूसरी तरफ जा रहा था। वो अब भी दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनका अब सब कुछ तबाह हो चुका था, उनका घर और उनके कुछ लोग भी इस चीज़ में मारे गए थे। वो रे की गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि वो भी रे की गाड़ी से किसी महफूज जगह पे जाना चाहते थे। वो लोग रे की गाड़ी के अगल बगल में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। फिर परेशान होकर के कार से बाहर निकलता है और अपनी गन उनके ऊपर तांग देता है, लेकिन वो लोग तादाद में बहुत ही ज़्यादा थे और इसलिए रे कार को कार से अपने बच्चों को निकाल करके कहीं और चला जाता है और कार को वहीं पे छोड़ देता है। और फिर वहाँ पे वो बाहर देखता है कि सभी लोग उसकी गाड़ी के लिए लड़ रहे थे। सभी उसके कार में झपट्टा मार रहे थे ताकि सारे लोग एक महफूज जगह पे पहुँच सकते, लेकिन वो कार तो एक ही थी। और इसके बाद फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे एली नज़र आता है जो कि अपने बच्चों के साथ शिप पे जा रहा था। वो शिप शहर के सारे लोगों को एक सेफ जगह पे ले जाने के लिए लाई गई थी। और फिर एली की बेटी वहाँ पे कुछ परिंदों को देखती है जो कि सारे परिंदे एक ही तरफ की ओर उड़े रहे थे और एक ही साइड में जा रहे थे। और फिर तभी वहाँ पे नज़र आता है कि बहुत बड़ा एलियन यहाँ पे सब तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और तेज़ी से शिप के अंदर चढ़ने लगते हैं। और फिर ये लोग जैसे तैसे करके शिप में चले जाते हैं और वहाँ पे शिप चालू हो जाती है, लेकिन ये एलियंस उन्हें ऐसे की ऐसे जाने दे देते। वहाँ पे फिर पानी में भी बड़ी अजीब सी चमकीली चीज़ नज़र आने लगती है और इससे हमें समझ में आता है कि पानी में भी अब एलियंस आ चुके थे जो कि बाहर आकर के उस शिप को पलट देते हैं। और सारे लोग पानी के अंदर गिर गए थे और वो एलियन सब पानी में सारे लोगों को मारते जा रहे थे। रे अपने बच्चों को लेकर के किनारे एक पहाड़ यानी कि एक टापू पे जा कर के रुक आता है और वहाँ से वो लोग देखते हैं कि एलियन सारे लोगों को चुन चुन के मार रहे थे। कोई भी वहाँ पे जिंदा नहीं बच पा रहा था। और फिर वो लोग बाहर में देखते हैं जहाँ पे फिर लोगों के कपड़े नीचे की ओर गिर रहे थे क्योंकि एलियन सभी को धुएं में बदलते जा रहे थे। फिर वहाँ पे वो लोग मिलिट्री की एक और टुकड़ी को देखते हैं। फिर यहाँ पे मिलिट्री वाले फाइटर जेट से उस एलियन के ऊपर हमला कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, लेकिन उस एलियन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। यहाँ पे फिर उन मिलिट्री वालों के पास जाता है जहाँ पे वो लोग उसे पकड़े हुए रखते हैं। वो कहता है कि वहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ पे चला जाता है। और अब वहाँ पे एलियंस और आर्मी के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, लेकिन उस लड़ाई में हर जगह आग लगी जाती है। और फिर वो अपने बच्चों को लेकर के एक खुफिया जगह पे जाता है जहाँ पे अंदर जाने के बाद वो एक बूढ़ा इंसान उसे कहता है कि तुम जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक इस जगह पे रुक सकते हो, लेकिन मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत ही ज़्यादा कम है। रे उस बूढ़े इंसान से बात ही कर रहा था कि तभी वो अंडरग्राउंड घर भी पूरी तरह से हिलने लगता है। और फिर वो खिड़की में से जा कर के देखता है जहाँ पे वो देखता है कि एलियंस ज़मीन में तेज़ी से गड्ढा कर रहे थे। वो अपने रहने के लिए यहाँ पे जगह बना रहे थे और इसी वजह ऐसे पूरा घर पूरी तरह से हिल रहा था। और फिर वो लोग उसी रात को सो जाते और अगली सुबह जब रे उठ कर के देखता है तो घर में हर जगह पौधे उगे हुए रहते हैं, जो पौधे लबालब खून से भरे हुए रहते हैं, यानी कि इन पौधों को भी उन्हीं एलियंस ने उगाया था।
और फिर तभी उन्हें छत से कोई आवाज़ आती थी है। एलियंस ने उनके छत को तोड़ दिया था, जिसके बाद फिर छत घर के दिखता है तो फिर वहाँ पे एलियंस ने अपने टेडिकल्स को घर के अंदर डाल दिया था और वो अपने टेडिकल्स में लगे आँखों से सारे लोगों को देख रहे थे, जिनसे कि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई है। फिर लेकिन वो एलियन से छुप करके कहीं पे जाके छुप गए थे और वो टेडिकल्स इधर उधर घर के हर एक तरफ जा कर के देख रहा था कि कहीं इस घर में कोई एलियंस कोई इंसान तो नहीं है। और वो इंसानों को ढूंढने के बाद भी जब वहाँ पे घर में उस कोई भी इंसान नहीं मिलता, क्योंकि वो सारे लोग छुप चुके थे, तो अब वो वापस जाने लगता है। लेकिन मुसीबत यहीं पे भी ख़त्म नहीं होती है। वहाँ पे घर में और भी ज़्यादा एलियंस आ चुके थे जो कि इंसानों को ढूंढ रहे थे, और वो फिर अपनी बेटी को लेकर के किसी तरह से छुप जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी गन से उन एलियंस को मारना चाहता था, लेकिन रे उसे रोकता है कि यार रुक जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर दूसरा बूढ़ा इंसान उसे रोकता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुमने गोली चलाई तो उन एलियंस को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे जरूर कोई ना कोई रहता है, और तुम्हारी गन से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। और उसके समझाने से वो समझ तो जाते हैं। और उसके ये बात ही फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे खिड़की से वो लोग देखते हैं कि एलियंस से इंसानों को मारते जा रहे थे और उन्हें बेरहमी से मार करके उनका खून निकाल करके कोई पौधों को पैदा कर रहे थे, जिनमें बहुत ही ज़्यादा खून था। और ये सब खून इंसानों का ही खून था जो कि एलियंस मार करके निकाल रहे थे। और ये देख कर के वो बूढ़ा इंसान बहुत ही ज़्यादा घबरा जा देता है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो करके फिर एक फावड़ा ले करके अपनी ज़मीन में ही एक गड्ढा खोदने लगता है, ताकि वो ज़मीन में सुराख करके किसी और जगह रुक सके, जिस पे तो कहती था कि ऐसा तो मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो इससे बहुत ही आवाज़ होगी, जिससे कि उन एलियंस को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन वो इंसान इसकी बात को मानता ही नहीं है, और इसीलिए रे अपनी बेटी की आंखों पे पट्टी बांध करके उस इंसान को मार देता है, क्योंकि रे के पास इसके सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उस इंसान को मार करके वो दोनों इस जगह पे फिक्स हो जाते हैं। लेकिन उस रात को फिर अचानक से एलियंस का एक टेडिकल आता है, जिससे कि ये उसकी बेटी की आंखें खुल गई थी, और फिर वो चिल्लाते हुए छत की ओर भागती है, और फिर उठ करके एक फावड़े से उस टेडिकल के ऊपर वार किए जा रहे थे। लेकिन वो इतना मजबूत था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, और उसने उसके टेडिकल्स को तोड़ दिया था। और फिर वो अपनी बेटी को लेकर के अब वो अपनी बेटी को देखने जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो एलियंस के पास चली गई थी, और वो एलियन बहुत ही बड़ा था और उसे अपने पास ले लेता है। उस एलियन ने उसकी बेटी को पकड़ करके उसे मारने वाला था, क्योंकि उसे उसका खून चाहिए था अपने पौधों को ग्रो करने के लिए। रे उससे अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। रे फिर उस एलियन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन वो एलियन बहुत ही तेज़ थे। उन्होंने रे को पकड़ करके अपने उसके बाकी लोगों के साथ एक जगह पे बंद कर दिए थे, जहाँ पे वो सारे लोगों को मारने वाले थे। और वो वहाँ पे अपनी बेटी रे को भी देखता है, जो देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी एक टेक्निकल आ करके रे की बेटी को खींचता है, जो देख करके वो लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो जिसके बाद फिर वो सारे लोग रे को बचाने की कोशिश करते। वो सारे लोग रे को पकड़ करके अपनी ओर खींचने लगते ताकि उससे बचाया जा सके। लेकिन तभी रे के दिमाग में कुछ और ही आता है। वो वहाँ पे रखा एक बम को लेता है, और उस टेटिकल को वो एक बम पकड़ा देता है। जिसके बाद फिर वो टेटिकल उस बम को अंदर लेकर के जाता है, तो वो बम अंदर जा कर के फट जाता है, जिससे कि वो एलियन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जिसकी वजह से जो उस एलियन के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे लोग आज़ाद हो चुके थे। रे अब बाहर आकर के दूसरे शहर जाता है, जहाँ पे देखता है कि आर्मी और एलियन के बीच की लड़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था हर जगह, तब ये जैसे हालात थे। और वो देखता है कि जो पौधे एलियंस ने बनाए थे वो पौधे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे थे, क्योंकि आर्मी ने बहुत सारे एलियंस को मार दिया था।
लेकिन तभी फिर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एलियन आ जाता है जो देख करके सबको बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंद्र देखता है कि उस एलियन के ऊपर परिंदे बैठे हुए, यानी कि उस एलियन के पास कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है और इसीलिए वहाँ पे परिंदे बैठे हुए, जो देख करके रे आर्मी वालों से उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। ये मर जाएगा बहुत जल्दी। आर्मी वाले बहुत बड़ी बड़ी रॉकेट से उस एलियन के ऊपर हमला करते हैं, जिससे कि और आर्मी वालों ने बहुत ही अच्छी तरह राह से उस एलियन को भी मारना शुरू किया और वो अर्थ प्लैनेट में एक आखिरी एलियन बचा हुआ था और आर्मी वाले उसे मार करके ज़मीन में गिरा देते हैं। और फिर जब वो एलियन तबाह होकर के ज़मीन में गिरता है तो उस एलियन के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आ चुका था, जो कि अब मर चुका था। जिसके बाद है फिर रे अपनी बेटी को लेकर के अपनी बीवी के पास आते थे। वहाँ पे उसकी बीवी अपनी बेटी को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। रे का बेटा भी वहाँ पे था, जो कि अपने डैड का गले लगता है। सब लोग वहाँ पे बहुत ही खुश थे। सब लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि उनकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ था और जो पौधे उन एलियंस ने बनाए थे वो भी अब खत्म हो चुके थे और सब कुछ अब ठीक हो चुका था। और फिर वहाँ पे वो लड़की बेहोश हो जाती है। नाना वहाँ पे आकर के उसे बचा देता है और उसे उसके नाना के घर में ले जा कर के छोड़ देता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है और फिर वो सुबह होते ही अपने नाना से पूछने जाती है कि नाना आखिर मैं यहाँ पे कैसे आई। तो उसके नाना बताते हैं कि तुम्हें तो मैंने यहाँ पे सोते हुए ही देखा था, मुझे लगा कि तुम खुद ही आई होगी। फिर वो लड़की अपने एक और फ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था जब मैं मार्केट में थी। और उसका फिर उसका फ्रेंड बताता है कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कल रात को आग लगी थी और ना ही मैंने कल रात को तुम्हें बचाया है। सासू ये सुनकर के काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा था। फिर हमें मारन की फैमिली दिखाई जाती है, जो कि आपस में बैठ करके ये बातें कर रहे थे कि आखिर वो आग एक प्रिडिक्शन, एक भविष्यवाणी है। सासू यहाँ पे हमारी काम आ जाती है। जो भविष्यवाणी की थी असल में वो भविष्यवाणी सासू की ही निशानी थी। और फिर जो वहाँ पे उसका फ्रेंड था वो उसके खिलाफ जाता है। वो कहता है कि आप फालतू की एक प्रिडिक्शन की वजह से किसी की भी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसे पता था कि अगर सासू से प्यार करने लगेगी तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी नहीं होगी। और उधर दूसरी तरफ सासू डस्टबिन में अपने सारे दवाइयों को फेंक रही होती है, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारी दवाइयाँ भी उसके दिमाग पर गलत असर कर रही हैं। इसे वो सारी चीज़ें दिखाई देती है जो कि असर दुनिया में है ही नहीं। और उसके बाद ही हमें यह बात पता चलती है कि रावण कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक इज्जतहारन नाग था, जो कि ये आधा इंसान और आधा सांप था। और उसके फैमिली में भी सारे लोग आधे इंसान और आधे सांप थे, यानी कि इच्छाधारी नागिन। और फिर हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है। वो पहाड़ से मयानी पहाड़ था और वहाँ पे हमें कुछ लोग नजर आते जो कि वहाँ पे ट्रिप पे गए हुए आते थे। और तभी फिर वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगती है। वहाँ पे एक करके लोग उस सूखे कुएं में छलांग लगा देते हैं और कि लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे होते हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगती है। उसके बाद फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि एक सांपों, बल्कि बहुत सारे सांपों से लिपटी हुई थी। और उसके पास एक और कौन सा इंसान आता है अचानक से हवा में। फिर वो उससे आकर के कहता है कि फिर वो लड़की उससे कहती है कि आखिरकार वो वक्त आ गया है, सो को मेरे पास लेकर के आओ, वो मेरा है, उसे मेरे पास लाना होगा। इसका कहने का मतलब था कि उससे इतने ज़्यादा उलझा दो, उसे इतना परेशान करो कि वो खुद मेरे पास ही आ नहीं जाए। और अब ये लड़की कौन थी और ये ऐसा क्यों कह रही थी, हमें ये सारी चीज़ें मूवी में आगे पता चलेगी। सासू अब अपने नाना के घर में थी और जब वो अपने नाना के घर में थी तब वो उससे बातें तो नहीं करती है, मगर उसके नाना उसे बुला करके उसे अपनी कार की चाबी दे देते हैं। बाहर आकर के राना अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। यहाँ पे ये दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब ये लोग दोनों अब आपस में दोस्त हो चुके थे। उधर दूसरी तरफ उसकी फैमिली को भी आहिस्ता आहिस्ता उस भविष्यवाणियों पे यकीन होते जा रहा था, जो कि प्रिडिक्शन उसके फैमिली मेम्बर ने की होती है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये
जो कल उस दिन हुआ था कि मारन आग में जल रही थी, तो उस बात को तो हमने मारन को बचा करके उस बात को छुपा लिया था। लेकिन ये जो कुएं में गिरने वाली बात हुई है, वो बात लोगों ने यूट्यूब वीडियो को रिकॉर्ड करके वायरल कर दी है और ये बात सबको पता चल गई और हम इसे नहीं दबा सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका मुंह कोई पीछे से लड़की आकर के बंद कर देती थी और वो अपने आप में ही उसके ही कुछ कहती है। उसके बाद फिर हमें ये बात समझ में आता है कि वो लड़की जो वहाँ पे दिखाई गई थी वो इंसान आधे नागोकी की दुश्मन थी, यानी कि उसकी एनिमी थी और ये लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है सासू को, जो कि स्कूल में जाई हुई होती है और स्कूल में पहुंच कर के वो अपनी एक फ्रेंड के साथ कुछ बातें करती है और फिर अपने ऑफिस में चली जाती है और उसकी फ्रेंड उसे एक लड़के से मिला कर के कहती है कि ये तुम्हारा ये पार्टनर है और ये तुम्हें काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। और जिसके बाद फिर वो इंसान उस लड़की के साथ यानी कि सासू के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने लगता है। और फिर सासू को कुछ याद आता है कि उस दिन जो उसने अपना लॉकेट खरीदा था, यानी कि उस आगे के टाइम में कि वहाँ पे उसने जो अपना लॉकेट खरीदा था वो उस आग वाली जगह में जाकर के गुम हो चुकी थी। जिसके बाद फिर वो उसे वही ट्रॉल वाली लड़की याद आती है, जिसके बाद भी वो उसके पास ही जाने लगती है और जाने के बाद फिर वो उससे कुछ बातें करने वाली होती है कि तब भी पीछे में हमें कोई और इंसान नज़र आता है। और उसके बाद फिर उसे सासू देख कर हर के उसके पास जाती है। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अजीब था, उसने अपने चेहरा भी काले कपड़े से ढका हुआ था। और उसके बाद फिर सासू उसके पास जा ही रही होती, तभी सामने से गुजरती हुई कार के साथ वो इंसान बीच में से गायब हो जाता है। जिसके बाद फिर एक और बूढ़ा इंसान उस सासू के पास आता है, जो कि उसके साथ काफ़ी बदतमीजी कर रहा था। फिर सासू को अगल बगल के भी सारे लोग बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। उसके बाद फिर सासू रास्ते में से जा ही रही थी कि पीछे से कोई और दूसरा इंसान वहाँ पे आता है, जो कि सासू के पास आकर के अपनी कार को खोलता है। तब हमें मालूम चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी का ही फ्रेंड है। और फिर वो उससे कहता था कि देखो, तुम्हें ये जगह छोड़ करके अपने घर वापस चले जाने चाहिए, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर ये सुन कर के सासू गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर आखिर मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं। तो फिर सासू को वो इंसान यानी कि उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे तुम्हें देख करके मालूम चल रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई हो और इसके बाद भी तुम यहाँ से वापस जाने के बारे में नहीं कह रही हो। इसके बाद फिर सासू उसके पास आती है और ये भी यही कहते कि हाँ, तुम ये सारी चीज़ों को सही कह रहे हो। उसके बाद फिर हम रात का सीन देखते हैं। उसके बाद और वहाँ पे सासू का फ्रेंड को एक और दूसरी लड़की समझा रही होती है कि तुम आखिर मान क्यों नहीं लेते कि सासू ही तुम्हारी लव है, यानी कि उसकी क्रश है और तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा। लेकिन सासू का फ्रेंड ये बात को मानने से इनकार कर देता है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है। लेकिन फिर वो लड़की से कहती है कि देखो, तुम्हें ये बात को मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ये बात ना मानने की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जा चुकी है। पहले हमारे पेरेंट्स की जाने गई, उसके बाद फिर हमारे एक और बहन की, और उसके बाद फिर अब किसी और की जान भी इसकी वजह से जा सकती है, और इसीलिए तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए। और उसके बाद फिर और वो उससे ये बात मना कर देता है कि नहीं, मैं उसके पास कभी भी नहीं जाऊंगा। उसके बाद फिर हमें मूवी में सासू के नानों को दिखाया जाता है, जो कि वही दवाइयों का खा होते हैं जो कि सासू खाया करती है। जिसके बाद फिर हमें पता चलता है कि ये इनकी कोई ख़ानदानी बीमारी है, जो कि इनके बेटों यानी कि इनके पूरी फैमिली से चले आ रहा। उसके बाद फिर सासू खुश सोई भी होती है, तभी वहाँ पे फिर उसे वही इंसान जो कि कालो कपड़े में होता है, वो उसके पास अचानक से हवा में पहुँच जाता है और उसके पास जाने लगता है। और फिर एक और सांप वहाँ पे आ जाता है, जो कि सासू को पूरी तरीके से लपेट लेता है। और ये चीज़ें होने के बाद फिर सासू अचानक से नींद में से जाग जाती है और फिर उसे ये बात नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये सब कुछ सच था या फिर वो कोई सपना देख रही होती है। और उसके बाद फिर सारी चीज़ों से परेशान होकर के सासू झील में नहाने के लिए चली जाती है। उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पे फिर से उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और वो उसे कहीं
ही पे बाहर घुमाने के लिए ले जाने वाला था, जिस पे फिर सासू भी हाँ बोलती है और वो लोग दोनों बाहर घूमने के लिए आते हैं। और उसके बाद भी आतसु यहाँ पे फिर कुछ टाइम के लिए वॉशरूम जाती है और वहाँ पे जाने के बाद फिर उसे कुछ सांपों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। और फिर वो जब दरवाज़ा खोल कर के देखती है तो फिर वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं होता। उसे पहले तो लग रहा होता है कि ये पानी की आवाज़ है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आती है तब फिर वहाँ पे वापस से वही हवाओं में से वो काला इंसान आ जाता है। जिसके बाद फिर सासू वो अपने उसी फ्रेंड के साथ घर जाने लगती है और घर पहुंचने के बाद फिर सासू देखते हैं कि वहाँ पे इसका एक और फ्रेंड खड़ा हुआ है। यहाँ पे उन्हें मालूम चलता है कि मारन और सासू का कोई ना कोई रिश्ता था, लेकिन इनके बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे सासू अपने नानू को देखती है कि उसके हाथों में इस तरह की जकड़न है जैसे उसके हाथों का बहुत लॉन्ग टाइम से बांधा गया था। अब अगली सुबह सासू वापस से अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पे सासू वो की बहन है सासू की एक दूसरी बहन को कॉल करके सासू का ख्याल रखने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। सासू को उससे वही टोपी वाले काले इंसान को देख लेती है जो कि हवाओं में से फिर उसके सामने आ गया था। फिर वो उसके पीछे पीछे जा देती है, जिसके बाद फिर वो उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है। और जब वो उस सुनसान जगह के अंदर जा आती है तो वो वहाँ पे एक सांप को देखती है और फिर उस रूम का दरवाज़ा भी बाहर अंदर से बंद हो चुका था। जिसके बाद फिर वहाँ पे वही उसका फ्रेंड आकर के उसे बचा देता है और सासू फिर इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और घबरा करके अपने घर वापस चली जाती है। और उसके एक और वहाँ पे फिर हमें मालूम चलता है कि उसका जो फ्रेंड है वो भी एक सांप है और उसे इसी लड़की की हिफाजत करने के लिए भेजा गया है। और फिर घर में हम दो बूढ़े इंसानों को देखते हैं, जिसमें से एक बूढ़ा इंसान उससे कह रहा होता है कि सासू को वापस जाना होगा क्योंकि यही सामरान की इच्छा है, और जब तक सासू और सामरान भी नहीं जाते तब तक ऐसा ही होते रहेगा। और ये बात हम सभी को नहीं मालूम चलनी चाहिए ये कि हम जैसे सांप इंसानों के बीच में रह रहे, वरना बाकी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर हमें सामरान को वापस लेना है तो उसके लिए उन दोनों को बचाना होगा और उसकी हिफाजत करनी हुई होगी कि तभी हम सामरान को वापस से ला पाएंगे। और उसके बाद फिर हम सासू को देखते हैं जो कि एक लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी है और इसी लिए वो खुद को बांध करके रखते हैं। और यहाँ पे फिर सासू को याद आता है कि उसने उसके नाना के हाथों में वही बांधने वाले निशाना हाथों को देखा था जो कि रस्सियों से खुद को बांध देने पे होता है। ये बीमारी उससे उसकी मॉम और उसके रियासत में मिली है। और जब वो चेक करती है तो वहाँ तो उस डेस्क को खोलते ही वहाँ पे उसे बहुत सारी दवाइयाँ दिखती हैं जो कि नींद में चलने वाली बीमारियाँ थी। और फिर रात को होशियारा बहुत ही ज़्यादा नशा कर लेती है। और फिर जब वहाँ पे फिर उसका नाना आता है तो फिर वो उससे कहने लगती है कि आप ही के वजह से ये बीमारी हम सभी को लगी है, पहले मेरी मॉम को फिर मुझे यही बीमारी लगी है। जिस पे उसके नाना उसे चुप कराते हैं और उसके बाद फिर वो नशे की हालत में खिड़की पास जा कर के बैठती है। फिर यहाँ पे उसका वही वाला फ्रेंड आता है जिसे देख कर करके वो लड़की बहुत ही अजीब व गरीब हरकतें करने लगती है। और फिर हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे उसका फ्रेंड एक कुर्सी में बैठा हुआ है और वही लड़की उसे आगे करके उठा रही होती है और वो उससे कहता है कि कल रात तुम पूरे नशे में थी और मैं चाहता था तो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था, मतलब कुछ कर सकता था। तो अब वो लड़की और उसका नाना दोनों आप
में घर को पेंट कर रहे होते हैं, यानी कि साफ सफाई और पेंट जैसा काम कर रहे होते, जहाँ पे उसके नाना उसे बताते हैं कि मेरी बीमारी बहुत ही पहले से, और अपनी बीमारी के बारे में और कुछ भी बताते हैं। और फिर वो लड़की भी अपने नाना को अपनी बीमारी के बारे में कुछ बताते हैं, यानी कि ये लोग दोनों वापस में अपने रिश्ते एक और ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे एक और लड़की उस कि बूढ़े इंसान के पास आती थी है, जो कि कहती है कि हम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर जब नाना सारुन के पास आती है तो उसे एहसास होने लगता है कि जो हमारे आसपास में कोई सांप है, और वो लड़का उसे सांप को पकड़ ले देता है। और फिर वो ये बात को वो अपने डैड को जाकर के बताते हैं, जिसके बाद फिर उसके डैड कहते हैं कि आखिर ये सांपों के बीच की लड़ाई कितने टाइम तक चलती रहेगी। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी दूसरी लड़की को कुछ सिखा रही होती है। और फिर वहाँ से वो लड़का वापस से अपने घर जाने के लिए अपने बैग पे घर जा रहा था, जहाँ पे एक और बूढ़ा इंसान उसके पास आकर के कहता है कि आखिर तुम कब तक इस बात को झुठलाते रहोगे कि वो तुम्हारे बिल्कुल ही खिलाफ है, तुम्हें उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए और तुम इस तरह से सांसों से दूर रहो। और अगली सुबह जब सांसों की आंखें खुलती है तब वो खुद को जंगल में पाती है, और उसे ये बात नहीं समझ में आता कि आखिर वो यहाँ पे कैसे होता है। अभी वहाँ पे जंगलों से एक सांप आकर के उसे काट लेता है, और फिर हमें वापस से वही बूढ़ा मतलब वही कपड़ों वाला इंसान दिखाया जाता है, जो कि हवाओं में से किसी के पास कहीं पे भी इधर उधर जा सकता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आइलैंड में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके रखा गया था। लेकिन यहाँ पे अलग बात ये थी कि जितने भी लोगों को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उन्हें यहाँ पे गुलाम बना करके रखा गया है। इसके बाद भी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सपने देख रहा होता है, और सपने देखते टाइम वो देखता है कि वो किसी लड़की के साथ एक कश्ती में बैठा हुआ है, और तभी उसे कश्ती में कोई नीचे से पानी की ओर नीचे ढकेल रहा होता है, मतलब पानी में उसे डुबा रहा होता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है, मतलब कि वो सपना देख रहा था। और वहाँ पे बहुत सारे रॉबर्ट्स फिट थे जो कि हर एक इंसान का ख्याल रखते थे, और वो सारे रॉबर्ट्स दीवार में फिट थे। और फिर उस रॉबर्ट को यह बात पता चलती है कि उस इंसान ने आज ठीक तरह से सोया नहीं है, इसलिए वो उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है। लेकिन और यहाँ पे फिर हम आगे देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को भी यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था। और यहाँ पे एक और अलग बात ये थी कि उन लड़के लड़कियों को आपस में बात करने नहीं दिया जाता था। और फिर यहाँ पे हम उसी में से एक लड़की को देखते हैं जो कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी, जो कि उसे सपने में नज़र आई थी। और फिर हमें पता चलता है कि उन पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया था, और उन सारे लोगों को यहाँ पे बंदी बना के नहीं उस वायरस से बचा करके यहाँ पे रखा गया था, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका था। और ये लोग एक टापू में रहते थे, और फिर वहाँ पे हर दिन एक लॉटरी निकलता था, जिसका भी लॉटरी वहाँ पे निकलता था वो इंसान इस जगह से बाहर घूमने के लिए जा सकता था। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि लॉटरी में एक इंसान का नाम निकलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लैब में कुछ लोग किसी तरह का काम कर रहे थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लैब में बहुत सारे लोगों की खून थी जिसमें ये लोग बहुत अलग अलग तरह के विटामिन को ऐड कर रहे थे। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि लैब में कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता था। और यहाँ पे एक साइंटिस्ट जो कि फीमेल थी वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने की वजह से वहाँ पे लोग उसे लैब से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद फिर हम एक वहाँ के हेड को देखते हैं जो कि उसी सपने वाले मैन से जाकर के मिलता है, और उसे ये बोलता है कि जो सपने में उसने शिप को देखा था उसी अपने की शिप को वो असली पेपर में ड्रॉ करके बताए। जिसके बाद फिर वो बहुत ही अच्छी तरह से उस शिप को अपने पेपर में ड्रॉ कर देता है। जिसके बाद फिर वो हेड हैरान हो जाता है कि इसने आखिर इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे ड्रॉ कर लिया। जिसके बाद फिर वो उसका और भी ज़्यादा इलाज करने का फैसला करता है, और उसे एक लैब में ले जा करके लेटा दिया जाता है, और उसकी आंखों में बहुत सारे रॉबर्ट्स को छोड़ दिया जाता है ताकि वो उसके दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ सके। लेकिन वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो उस एक्सपेरिमेंट को यानी कि उन रॉबर्ट्स को फेल कर देता है ताकि वो बाहर जा सके। उसके बाद फिर यहाँ से उसकी मुलाकात एक और लड़के से होती है, जिससे कि उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हम यहाँ पे बाहर आइलैंड में देखते हैं कि जिसका भी इंसान
कि यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, कौन क्या काम करता है। और तभी लैब में और फिर जहाँ पे वो लोग बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रहे थे कि बाहर की दुनिया कैसे होती है, और फिर लैब में और फिर कोई अलग रूम में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो लोग इसी बाहर की दुनिया के बारे में बातें कर रहे होते। अभी वहाँ पे एक इंसान को मक्खी उड़ते हुए नज़र आ रही थी, जिसके बाद फिर वो ये सोचने लगता है कि ये मक्खी आखिर ज़िंदा कैसे है, जबकि बाहर का कोई भी इंसान सांस ले करके ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी ये मक्खी ज़िंदा थी। और इसलिए ये उस मक्खी को अपने एक डिब्बे में बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लैब में किसी चीज़ को अंदर की ओर ले जा रहा था, जिसके बाद फिर वो इंसान अंदर जा कर के देखता है तो एक इंसान के ऊपर बहुत सारे केमिकल वाले बटन्स को लगाया हुआ था, जिसकी और उसी लैब में बाकी साइंटिस्टों के साथ जुड़ी हुई थी। और वो सारे लोग उस इंसान के ऊपर खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसे इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे केमिकल्स के थ्रू, यानी कि जीन एडिटिंग से। जिसके बाद फिर उस ढक्कन को खोल दिया जाता है और उसके तारों को भी लगा दिया जाता है। और फिर अगले दिन वापस से वही लॉटरी वाली चीज़ होती है, और लॉटरी में एक लड़की का नाम आ गया था, मतलब अब वो लॉटरी में बाहर जा सकती थी, और इसलिए वो काफ़ी खुश भी होती है। और ये बात सुन कर के उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद फिर वो रात को उसी जगह पे जाता है जहाँ पे किसी को भी आना मना था, और वो वहाँ पे जा कर के एक मक्खी को छोड़ देता है जिस मक्खी को उसने पकड़ा हुआ था। जिसके बाद भी वो मक्खी उड़ते हुए ऊपर की ओर जाती थी, और वो दूसरे कमरे में पहुँच ही जाता है किसी और सीक्रेट कमरे में, और वो वहाँ पे अंदर जा कर के देखता है तो जो लड़की प्रेग्नेंट थी उसके बच्चे को निकाला गया था, और उसके ही जैसे दिखने वाली किसी और फीमेल को उस बच्चे को दे दिया गया था। और फिर डॉक्टरों ने उस लड़की को मार दिया था। स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज मैं एक बहुत ही प्यारी फिल्म आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। और हाँ, छोड़ के मत जाना क्योंकि बहुत प्यारी है ये मूवी। इसका नाम है अ ब्रांड न्यू लाइफ। ये कहानी होती है एक जिनी नाम की लड़की की, जिसकी मॉम की अभी डेथ हो गई है और अपने पिता के साथ रहती है, जो इसके लिए सब कुछ होती है। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। जिनी को जो चाहिए होता है ना, उसके पिता उसको दिलवा देते हैं। और एक दिन ये दूसरी शादी करके आ जाते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि जिनी को ये लेकर सबसे पहले बस में बिठाते हैं और ट्रैवल करके एक जगह जाते हैं। वहाँ से स्टोर से केक खरीदते हैं, फिर एक जिनी को बड़े से घर में लेकर आते हैं। घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जिनी एक मासूम लड़की है जो सोच रही है कि घर में इतने सारे बच्चे क्यों हैं। अब इसको कौन समझाए कि ये अनाथ आश्रम ऑर्फनेज है, और यहाँ पर इसका पिता छोड़कर इसको चले जाते हैं। जिनी को सिस्टर अंदर लेकर जाती है, क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है सभी बच्चों से, पर जिनी बाहर आती है तो देखती है इसके पिता नहीं होते। और ये केक जो था वो जिनी के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर सभी बच्चों के लिए था, ताकि वो लोग जिनी को एक्सेप्ट कर ले। अब कोरिया है तो बच्चों को बुली भी किया जाएगा। जिनी को बहुत बुली होना पड़ता है यहाँ पर इसका इंतजार खत्म नहीं होता। ये अपने पिता का इंतजार करती रहती है। उसको लगता है कि वो जरूर आएंगे। घर के बाहर एक झाड़ी होती है, वहीं पर जाकर ये अक्सर बैठा करती है और वह इंतजार करती रहती है। और कब तक बैठेगी वहाँ पर, ये रात होती है, इसको किचन में आना ही पड़ता है भूख की वजह से। पर केक भी ख़त्म हो गया था और खाना तो है ही नहीं। भूख के मारे वही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए भी जिनी अपना सारा खाना फेंक देती है। केयर टेकर आकर इसको डांट लगाती है कि खाना बर्बाद करोगी तुम, और कहती है कि जाने से पहले ये सब साफ करके जाना। नहीं, हम एक दूसरी लड़की सुखी को देखते हैं। जो सुखी होती है ना, ये इसकी हेल्प करने आती है और कहती है कि बच्चों जैसी एक्टिंग मत करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। और जिनी ऑर्फनेज के मैनेजर से मिलने जाती है। कहती है कि मेरे फादर से कांटेक्ट कर लो, करवा दो प्लीज़। इसे भरोसा है कि इसके पिता जो है इसको छोड़ कर नहीं गए हैं, क्योंकि अनाथ आश्रम में क्यों ही रहेगी जब इसके पिता अभी जिंदा है। ये खो गई है, इसका ऐसा मानना है। इसके पिता ने तो अभी अभी इसको नए नए कपड़े और खिलौने भी दिलवाए थे। मैनेजर इसे जाने को कहता है, और तो ये मैनेजर इसको यहाँ से बाहर जाने को कहता है, तो ये दीवार पर जाकर कूद कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है। केयर टेकर आकर गेट खोल देती है और कहती है यहाँ से चली जाओ, ऊपर से खतरा है। और सब इसको अकेला छोड़कर अंदर चले जाते हैं। ये बाहर चली जाती है और जाएगी भी कहाँ, छोटी सी तो है। तो वापस लौट कर आ जाती है। किचन में बचा हुआ खाना छुटा छुटा के बर्तन में से खाती है, और रात को वॉशरूम से आते हुए देखती है कि सुखी मेंस्ट्रुअल पैड्स को साफ कर रही होती है, पर कुछ नहीं कहती है। देख कर अंदर चली जाती है। और अगले दिन ना इसको वार्निंग देती है सुखी कि देखो, अगर तुमने रात को जो देखा है ना, वो ब्लड और बाकी सारी चीज़ें अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर सिस्टर सबको यहाँ से चर्च लेकर जाती है। रूल्स को फॉलो करवाया जाता है और केयर टेकर इसके बाल भी बनाती है
और कहती है तुम अच्छे से रहो, अगर तुम यहाँ अच्छे से रहोगी तो तुम्हें एक फैमिली आकर अडॉप्ट कर लेगी। पर जिनी जाना नहीं चाहती है। इसे लगता है कि इसके पिता एक दिन आकर इसको लेकर जाएंगे यहाँ से, और अगर यहाँ से चली गई तो इसके पिता आएंगे तो वो कहाँ खोजेंगे इसको। इसे समझना पड़ेगा कि इसके पिता ने अब इसको छोड़ दिया है। और एक दिन ना इसका मेडिकल टेस्ट होता है। जिनी को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम ऑर्फनेज में क्यों लाई गई तुम यहाँ पर। ये बताती है कि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, मेरे स्टेप मदर का एक बेबी भी हुआ था, और एक दिन जब वो डिनर कर रही थी तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे को संभालो जरा, और उस बच्चे को हल्का सा रोना आ गया, वो बच्चा रोया और बस उसके अगले दिन ही मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि उसकी स्टेप मॉम ने इसको यहाँ पर छोड़ने को कहा था उसके पिता से। और ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। जिनी धीरे धीरे बड़ी भी हो रही है और उसके फ्रेंड्स भी बनने लग गए होते हैं सब। पर सुखी इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। एक दिन सुखी से पूछती है कि बताओ उस रात जो मैंने देखा था तुम किसी को बताती क्यों नहीं हो और मुझे क्यों मना किया था बताने से। सुखी बताती है कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाता जिनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और बड़ा माना जाता है उनको। सुखी यहाँ काफ़ी साल से है और इस उम्मीद में है कि एक ना एक दिन उसको कोई फैमिली जरूर अडॉप्ट कर लेगी। एक दिन दोनों केयर टेकर और यहीं की एक लड़की येशिन की बातें सुन लेती है। अगर मैं येशिन के बारे में बताऊं तो ये जो है उसके पैर में प्रॉब्लम है और ये अपाहिज होती है। इसको ना कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता। एक फैमिली आई हुई थी अडॉप्ट करने के लिए, पर वो अपनी बेटी नहीं बल्कि घर की नौकरानी बनाकर लेकर जाना चाहते थे और येशिन ने मना कर दिया। और यही केयर टेकर इसको समझा रही होती है कि देखो तुम्हें ना जाना तो पड़ेगा, तुम कब तक यहाँ पर रहोगी क्योंकि तुम अब बड़ी हो चुकी हो। हालांकि ये यहीं पर है बहुत टाइम से, बेचारी जब से अपाहिज नहीं है इस वजह से इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया है। ऐसे दिन बीतने लग जाते हैं। दिन बीतने के साथ साथ जिनी और सुखी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। रात को चुपके केक भी खाया करती है और सुखी इसी उम्मीद में है कि अडॉप्ट होने के बाद इसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। जिनी यहाँ से जाना ही नहीं चाहती है। अगले दिन फैमिली आती है और जिनी अडॉप्ट हो सकती थी पर नहीं जाती है, ये मना कर देती है। तो वो लोग दूसरे किसी बच्चे को लेकर चले जाते हैं। और एक दिन ये दोनों येसिन को देखती है एक लड़के को लव लेटर देते हुए। येसिन इस उम्मीद में है कि इससे एक लड़का आकर शादी करेगा और इसको यहाँ से दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा, ना कि कोई फैमिली अपनी मेड अपनी नौकरानी बनाकर। अगले दिन वो लड़का लेटर का रिप्लाई लेकर आया होता है। येसिन तो नहीं मिलती इसके, तो ये सुखी और जिनी को ये देकर चला जाता है। रात को जब ये लेटर येसिन को देती है तो येसिन बहुत खुश होती है कि चलो रिप्लाई तो आया, और जाकर अकेले में पढ़ती है और उसकी खुशियाँ 2 मिनट में गम में बदल जाती है क्योंकि उस लड़के ने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया होता है। एक दिन यहाँ पर अमेरिकन कपल आता है बच्चों को देखने के लिए और इसको ना सुखी काफ़ी पसंद आती है क्योंकि सुखी अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देती है और वो लोग जिनी को भी पसंद करते हैं। पर जिनी से जब वो सवाल करते थे कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती। और ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ये सीन ऑर्फनेज छोड़कर कहीं जा रही होती है। सुखी जिनी इसे देख रही है पर कुछ कहती नहीं है। जब पूछती है कहाँ जा रही हो तो ये भी कोई जवाब नहीं देती। और ऐसे ही जब आधी रात हो जाती है तो वो वापस आ जाती है। केयर टेकर पूछती है कि कहाँ थी तुम दिन भर, पर ये कुछ बताती नहीं और अगले दिन बेहोश हो जाती है। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और जिनी सुखी सब देख रही होती है। इन्हें पता है कि वो बाहर गई थी, अब क्या करा है उसने ये इनको नहीं पता। अगले दिन अमेरिकन कपल फिर से आता है और दोनों से मिलता है। सुखी तो फिर से अच्छे से बात करती है पर जिनी आज भी बात नहीं कर रही होती है। सुखी पूछती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों करती हो, अगर ऐसे ही करोगी तो तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। जिनी यहाँ से जाना भी तो नहीं चाहती है। सुखी कहती है क्या मैं बात करूँ उस अमेरिकन फैमिली से, क्या पता वो मेरे साथ तुम्हें भी अडॉप्ट कर ले दोनों को। तब यहाँ पर एसिन हॉस्पिटल से आ जाती है और पूरे ऑर्फनेज से माफ़ी मांगती है और कुछ ही दिन बाद मेड बन के किसी फैमिली के साथ चली जाती है। इसने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको कोई भी अपनी बेटी नहीं बनाएगा, ना इससे कोई शादी करेगा, और इस वजह से ये मेड बनकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो कब तक यहाँ पर रहेगी। इसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी एक तरह से। अमेरिकन कपल आज सुखी को घुमाने लेकर जाते हैं। इंग्लिश भी सीखने लगी है ये धीरे धीरे और जिनी को बार बार बोलती है कि उनसे कहो कि तुम्हें भी अडॉप्ट कर ले। जिनी मान जाती है आज तो। और सुखी ने जो सीखा होता है ना, गुड मॉर्निंग इंग्लिश वर्ड जो होते हैं वो ना इसको सिखा रही होती है। कहती है उनको इम्प्रेस कर देना जब वो लोग आएंगे। और अगले दिन सुखी भी चली जाती है और जिनी पूरे दिन वेट करती है उसका। पर सिस्टर बताती है ना कि आज सुखी नहीं आएगी क्योंकि वो अमेरिकन फैमिली के साथ ही रहने वाली है। अगली सुबह जब ये वापस आती है ना तो माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम्हें वो नहीं लेंगे, वो बस मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं। और फाइनली सुखी भी अडॉप्ट हो जाती है एक दिन और अब जिनी बिल्कुल अकेली हो गई। इसकी जो इकलौती फ्रेंड थी वो भी जा चुकी है। जिनी भी पहले जैसी हो गई है वापस से, मतलब लड़ाई झगड़ा करना और इरिटेट रहना, और वापस से फिर से जिनी की हालत वैसी ही हो जाती जैसे वो शुरू में थी। ऑर्फनेज में फिर से हेल्प मांगने जाती है, मेरे पिता से कांटेक्ट करो, पर उनका तो नंबर ही नहीं दिया उन्होंने। जिनी कहती मुझे एड्रेस याद है और ये दे देती है।
और परेशान है, तोड़ फोड़ करती है, बच्चों को परेशान करती है, केयर टेकर से मार भी खाती है और फिर कोरियन तरीके से अपना गुस्सा निकालती है सूखते हुए ब्लैंकेट के ऊपर। मैनेजर बुला के बताता है कि तुमने जो एड्रेस दिया था उस पर तुम्हारे पिता अब नहीं रहते हैं, तुम अब मैनर्स सीख लो, अच्छे से रहो ताकि तुम भी एक दिन अडॉप्ट हो जाओ। और इसी दिन से जिनी एक वहीं झाड़ियों के पीछे गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। कई दिनों तक वो गड्ढा खोदती है और एक दिन जब सब चर्च जा रहे होते तो जिनी बीमारी का बहाना करके घर पे रुक जाती है यहीं पर और उस गड्ढे में खुद को छुपा लेती है, जाकर खुद को कवर करने लग जाती है। पूरी बॉडी कवर करने के बाद पता चलता है कि सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है और अब मुझे सब कुछ भूलना होगा पहले का और समझना होगा कि मेरे पिता अब कभी नहीं आएंगे, फ्यूचर पर फोकस करना होगा और एक दिन एक फैमिली के साथ मुझे भी कहीं ना कहीं जाना होगा। जिनी मान जाती है और फिर एक फैमिली आती है विदेश की, वो लोग रहते हैं फ्रांस में, वो लोग इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं और केयर टेकर इसका बैग रेडी करती है क्योंकि ये फ्रांस जाएगी, अब न्यू फैमिली वहीं पर है ना इसकी। और जिनी का फेयरवेल होता है बहुत अच्छे तरीके से, फिर सबको बाय कह के जिनी यहाँ से चली जाती है। प्लेन में जाते हुए भी यही सोच रही होती है कि मैं अपने फादर से अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। सारी बातें सोचते सोचते फ्रांस पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी न्यू फैमिली एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रही होती है। फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और इसका नाम है अ ब्रांड न्यू लाइफ और ये मूवी काफ़ी साल पहले रिलीज़ हुई थी, हालांकि 11 से 12 साल पहले। और इस मूवी को देखोगे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है। फिल्म कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिल्म को देखने के लिए मिलता हूँ तब तक के लिए बाय।